आज ये मेरा डॉक्टर अहमद के फोरम पे सेकंड लेक्चर है। पहले लेक्चर में हमने बहुत बेसिक्स की बात की थी, लेकिन आज से हम कोई मेडिसिन स्टार्ट करेंगे। पहले मैं कुछ केसेस बताऊंगी, उसके बाद हम मेडिसिन करेंगे। अगर हम होम्योपैथी में माइंड की बात करें तो डॉक्टर संजय सोलंकी ने बिल्कुल ठीक कहा कि सभी लोग आज के टाइम पे माइंड पे प्रैक्टिस करते हैं, बट वेरी अनफॉर्चुनेट टू से कि बहुत सारे लोग गलत रूब्रिक्स भी इस्तेमाल करते हैं। वेरी सॉरी टू से। सो हमारी जो रूब्रिक्स की सिलेक्शन होनी चाहिए वो बिल्कुल अप्रोप्रिएट रूब्रिक्स होने चाहिए। ये नहीं कि जो आया मन में वो लगा दिया, लगाना नहीं है। हमने बिल्कुल अप्रोप्रिएट, जैसे डॉक्टर हैनीमैन ने बोला है कि सिमिलिमम क्या होता है। एक ट्राइंगल है बीमारी की, उसके ऊपर हमने ट्राइंगल हूबहू उसके ऊपर रखनी है अपनी दवाई की, ताकि वो उसको पूरा कवर कर सके। ये नहीं कि ट्राइंगल थोड़ी इधर रख दी, थोड़ी इधर रख दी, कोई फर्क नहीं पड़ता, चलो कर लो, ऐसे कर लो, कोई बात नहीं, ये लगा लो, वो लगा लो। लगाना नहीं है। हमने बेस्ट अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंगली अप्रोप्रिएट, मोस्ट अप्रोप्रिएट रूब्रिक सेलेक्ट करने हैं। कभी भी आपका केस फेल नहीं होगा। तो आज हम सबसे पहले, मैंने 3-4 केसेस निकाले इस मेडिसिन के। आप लोग बहुत बार इस्तेमाल करते होंगे इन सब मेडिसिन को। तो सबसे पहला जो केस है ये वीट एलर्जी का केस है। हमने बीमारी पे नहीं जाना कि कौन सी बीमारी है, मैंने कैसे ठीक की, छोड़ दो इस बात को। हमने सिर्फ ये देखना है कि मैंने रूब्रिक कैसे सेलेक्ट की, कहाँ मैंने गलती की और मैंने अपनी गलती कैसे सुधारी। सभी लोग गलती करते हैं, जरूरी नहीं कि हमारी फर्स्ट सिलेक्शन जो हो वो मोस्ट अप्रोप्रिएट हो। पहले नंबर पे 2-3-4 मेडिसिन आ सकती हैं, तो उन 3-4 मेडिसिन में से हमने बेस्ट सिलेक्टेड मेडिसिन लेनी है। सो हम शुरू करते हैं। फर्स्ट केस है, ये एक लड़की है जिसको वीट एलर्जी की प्रॉब्लम है, और जब वो 5.5 साल की थी तब उसको वीट एलर्जी की प्रॉब्लम हुई। बहुत ज्यादा कॉन्स्टिपेशन रहती थी, बहुत ज्यादा डायरिया रहता था, ऑल्टरनेट करता रहता था, वॉमिटिंग आती रहती थी। तो जब वो 5.5 साल की थी तब उसका डायग्नोज हुआ। जब वो मेरे पास आए तब शी वॉज 19 ईयर्स ओल्ड, और उनका जब मेरे पास आए थे तो उनका टीटीजी था 154.59। और जब उनका इतना ज्यादा टीटीजी आया तो उन्होंने वीट खाना छोड़ दिया, जो कि उनको बहुत पसंद था। उसके फादर बहुत स्ट्रिक्ट थे, जो कि उसको वीट नहीं खाने देते थे, क्योंकि वीट का अगर वो एक सिंगल बाइट भी लेती थी तो सिंगल बाइट से ही उनको लूज मोशन लग जाते थे इमीडिएटली, और उसकी एलर्जी बहुत ज्यादा बढ़ जाती थी। उसके 2 जने आए, फादर एंड डॉटर। फादर बोल रहे हैं, डॉटर स्माइल करी जा रही है। फादर बोल रहे हैं कि ये जो मेरी बेटी है ये मेरा कहना पूरा मानती है, बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत रिस्पॉन्सिबल है, सारा काम करती है, काफी एक्टिव है, अंधेरे से डरती है, इंजेक्शन से डरती है, दवाई से भी डरती है। लेकिन वो लड़की स्माइलिंग, कॉन्स्टेंटली स्माइल करती रही। उसके फादर बोलते रहे, वो स्माइल करती रही। और इसको टीवी देखने का, म्यूजिक का बहुत शौक है, डांसिंग का बहुत शौक है, बहुत रिस्पॉन्सिबल है, और खुद ही ये सारा काम अपना होमवर्क करती है। और गर्मी इसको काफी लगती है। मैं थर्मल्स अक्सर पूछती हूँ पेशेंट से, हमेशा ये कूलर के आगे ही सोना पसंद करती है। मुझे सारे में उसका कांस्टेंट स्माइलिंग एंड फ्रिवलस एटीट्यूड लगा, कि बड़ी केयरलेस सी काइंड ऑफ है। तो मैंने उसको जो फर्स्ट टाइम एक अच्छी लड़की, कहना मानना, गुस्सा पूछा तो उन्होंने बोला कि 1 मिनट के लिए गुस्सा आता है, बस दूसरे मिनट खत्म हो जाता है।
तो मैंने जो मेडिसिन 2-3 अपनी साइड पे लिखी, उनमें से मुझे लगा कि शी इज बेलाडोना। वो पेशेंट एक बार भी नहीं बोली। यहाँ पे हम एक सुधार करेंगे कि कभी भी पेशेंट के अटेंडेंट्स जो बोल रहे हैं उन पे 100% रिलाई नहीं करना। ये हमारी पहली गलती होती है। आज हमने अपनी गलतियां भी नोट करनी है, आज हमने आगे के लिए सीखना भी है। तो उसके फादर बोली जा रही है, मैं सुन रही हूँ, मैं उसकी तरफ देख रही हूँ, शी स्माइलिंग। तो एंगर मोमेंटरीली, फ्रिवलस एंड स्माइलिंग, ये लेके मैंने उनको बेलाडोना 30 दी। लेकिन 1 महीना दी, दूसरे महीने दी, 200 की एक डोज तीसरे महीने दी। लेकिन उन्होंने जब टेस्ट करवाया तो उस वक्त उसका टेस्ट काफी ज्यादा निकला। बिल्कुल भी उसको उसके लूज मोशन को फर्क नहीं पड़ा। हर सेकेंड डे उसको लूज मोशन लगते थे और उसका टीटीजी था 15.28 क्योंकि उसने वीट खाना बंद कर दिया था। तो मुझे पता लग गया कि माय मेडिसिन इज नॉट वेल सिलेक्टेड, क्योंकि अगर मेडिसिन मेरी ठीक होती तो उसको लूज मोशन वगैरह कुछ भी नहीं लगने थे। वो सब कुछ उसकी जो प्रॉब्लम्स है वो धीरे धीरे कम होती होती ठीक हो जानी चाहिए थी। तो मैंने सोचा कि मैं केस को दोबारा सोचूंगी। उसके बाद मैंने उनको दोबारा उसको पूछा कि दोबारा से इसके स्वभाव के बारे में मैंने लड़की से पूछा। तो जो उभर के सामने आया, दैट वाज शी वाज रियली वेरी रिस्पॉन्सिबल। क्लास में हमेशा फर्स्ट आना, वेरी इंटेलिजेंट, यील्डिंग डिस्पोजिशन और अंधेरे से डरती थी। डांसिंग का, म्यूजिक का बहुत शौक था। और उसके फादर ने बताया कि जब भी इसको कोई बाहर भी, घर के बाहर भी कोई अगर पत्थर मिल जाता है, कोई पत्थर का पीस मिल जाता है, ये उस पर ड्राइंग करने, पेंटिंग करने लग जाती है। और हर काम इतनी सफाई से करती है, बहुत ज्यादा साफ सफाई का शौक है। तो मैंने अपनी प्रेस्क्रिप्शन को, अपने रूब्रिक सिलेक्शन को थोड़ा चेंज किया। अब मैंने लिया फियर डार्क, इंटेलिजेंट, रिस्पॉन्सिबिलिटी स्ट्रॉन्ग, यील्डिंग डिस्पोजिशन क्योंकि कहना बहुत मानती है, डांसिंग डिजायर, फास्टिडियस, स्माइलिंग, और जो सबसे टॉप वाला रूब्रिक था कि बाहर से कोई पत्थर मिल जाता है उसके ऊपर वो ड्राइंग करती है, पेंटिंग करती है और घर में घर को सजा के रखती है इन चीजों से। यहाँ पे उसका आ जाता है आर्टिस्टिक एप्टीट्यूड। कौन कौन से डॉक्टर्स दवाई पे पहुंच गए? यस, द मेडिसिन इज कार्सिनोसिन। या कार्सिनोसिन एक ऐसी मेडिसिन है जो नो सोड है, जो यस जो डिजीज टिश्यू से बनी है। मुझे लगता है कि ये मेडिसिन मैंने हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ टाइम यूज की है और इस मेडिसिन के आर्टिस्टिक एप्टीट्यूड ने कभी भी मुझे फेल नहीं किया। उसके बाद फिर उस लड़की का 1M की 30 दी, 200 दी, 1M दी। अब हम इस केस की डिटेल में नहीं जाएंगे। तो मैंने, मेरी जो सिलेक्शन थी वो आर्टिस्टिक एप्टीट्यूड। अभी तो इसमें बहुत सारी मेडिसिन, 11 मेडिसिन आ गई है, जिनमें से मैंने फास्फोरस भी यूज की है, जिसमें से मैंने चाइना भी यूज की है, जिसमें मैंने सल्फर भी यूज की है। तो लेकिन पहले सिर्फ ये ही एक अकेली मेडिसिन हुआ करती थी आर्ट एबिलिटी में। तो उसके बाद 6 महीने, साल भर इसका केस चला और बिल्कुल ठीक होगी। जो इसकी लेटेस्ट रिपोर्ट थी वो 3.627 थी जब वो पूरा वीट खा रही थी ऑल द 3 टाइम्स। 154 से
से 15 हुई, फिर 10 हुई, फिर 5, फिर 4, फिर 3.6, इस तरह से कम होती होती इसकी वीट एलर्जी बिल्कुल ठीक होगी जस्ट विद कार्सिनोसिन। अभी हम एक और केस करेंगे। ये केस एक बच्चे का है जो कि 11 साल पहले मेरे पास आया था। उस बच्चे को रिमेटिक आर्थराइटिस था। छोटा सा बच्चा, 11 साल का बच्चा, उसके सारे जॉइंट्स स्पेशली नी, उसमें बहुत ज्यादा पेन थी। उसका आरए फैक्टर 128 था, उसका यूरिक एसिड 5.2 था और माइल्ड ऑस्टियोपोरोसिस का वो केस था डायग्नोज हुआ। जब वो मेरे पास आए तो वो हमारे यहाँ चंडीगढ़ में पीजीआई है, एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है, तो वहां पे वो मेडिसिन ले चुके थे। बहुत देर उन्होंने मेडिसिन ली, 1.5-2 साल मेडिसिन ली, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। वो स्टीरॉइड्स देते थे। पेरेंट्स को स्टीरॉइड्स की नॉलेज थी कि ये स्टीरॉइड्स है, ये बिल्कुल भी बच्चे को सही दिशा में नहीं लेके जाएंगे। सभी जॉइंट्स में, छोटे हों बड़े हों, लगातार कभी कोई जोड़ दुखता था, कभी कोई जोड़ दुखता था। उसका बच्चे का जो टेम्परेचर था वो हमेशा 99.2, 3, 4, 5 ऐसे रहता था, लेकिन उसको कभी भी ये फीलिंग नहीं आती थी कि मुझे बुखार है। जब वो ज्यादा खेल लेता था उसके बाद उसको ज्यादा प्रॉब्लम होती थी। अब इस बच्चे की हम हर एक की नेचर पूछते हैं कि स्वभाव कैसा है। जब उन्होंने नेचर के बारे में बताया, उन्होंने कहा कि बहुत गुस्सा आता है, गुस्से में कहना नहीं मानता, कम ही मानता है, जिद करता है कि लेनी ही है चीज, गुस्सा बहुत आता है, तोड़ फोड़ करनी, रियलाइज कभी कभी करता है, कभी नहीं करना, नेल बाइटिंग की आदत है, पढ़ने में बहुत इंटेलिजेंट है, पूरा एक्टिव है, ड्राइंग की पिक्चर्स बहुत अच्छी बनाता है, टॉपर है, और उसके मदर बहुत स्ट्रिक्ट है। रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी, क्लास में हमेशा फर्स्ट, रोना बहुत जल्दी, सजना सवरना, तैयार रहना। जब भी वो बच्चा मेरे पास आता था हमेशा वेरी नीट एंड टाइडी, फर्स्ट क्लास। उसने कपड़े डाले होते थे और पटका डाला होता था सिर पे, बिल्कुल अच्छी तरह से। डॉक्टर सीमा लिखते हैं कि इग्नेशिया, ओके, सिलिशिया। सो ये बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत एक्टिव है, टॉपर है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा, बहुत जल्दी रो पड़ना। अगर हम ये वाला फैक्टर भी लें कि पेशेंट को गुस्सा बहुत आता है, चीजों की तोड़ फोड़ करनी, ड्राइंग बहुत अच्छी करनी, मैं इन चीजों को कभी नहीं छोड़ती। सो अगेन आर्टिस्टिक एप्टीट्यूड, इंटेलिजेंट, रिस्पॉन्सिबल। तो मेडिसिन कौन सी आई? कार्सिनोसिन। यस, हम फिर से, क्योंकि हम अभी हम थोड़ी देर में कार्सिनोसिन के गुस्से की बात करेंगे, उसमें हमें ये सब कुछ दिखेगा। और ये इतना टीडियस केस था, इतना ज्यादा टफ केस था कि वो इतने बड़े इंस्टीट्यूट में जो पीजीआई है वहां का केस था, वहां उन्होंने 1.5 साल दवाई ली, और यहाँ पे भी एक होम्योपैथिक डॉक्टर से 6 मंथ मेडिसिन ली थी, लेकिन बिल्कुल भी ठीक नहीं हुई। उसको कार्सिनोसिन दी, 30 दी, 200 दी। जब वो ज्यादा खेलता था तब पेन होती थी, और 1M दी। 1M हर मंथ में हम कंटिन्यू देते रहे, और वो बहुत अच्छी तरह से टेस्ट वगैरह करवाते रहे। उसकी मेडिसिन तकरीबन 11 से लेके 7-11 से लेके 6-13 2 साल कॉन्टिन्यूसली चली, और उनकी रिपोर्ट्स
बेटर 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 एंड बेटर आती रही। जब फर्स्ट टाइम आया था उसका HB बहुत लो था, और जब लेटेस्ट रिपोर्ट जो मेरी है वो 17 की है, उसका HB है 13.8, ESR 8, RA फैक्टर 4.3। उसके बाद भी जो उसके पहले भी RA फैक्टर 9.7। कार्सिनोसिन को मैंने 4-5 बार दिया, और 17 की मेरे पास रिपोर्ट है, उसमें उसका बिल्कुल 100% ठीक है। जो उसका ऑस्टियोपोरोसिस था, जो उसका RA फैक्टर पॉजिटिव था, वो भी नेगेटिव है। दिस वॉज ओनली बिकॉज ऑफ कार्सिनोसिन। चाहे 2 साल लग गए, लेकिन ये बीमारियां एलोपैथी में कभी ठीक नहीं होती। वो हमेशा स्टीरॉइड्स यूज करते हैं, तब भी पेशेंट ठीक नहीं होते। मैं हमेशा हर पेशेंट को, आर्थराइटिस वाले पेशेंट को कहती हूँ कि चाहे आप जो मर्जी लेते रहो, लेकिन प्लीज आप होम्योपैथी कंटिन्यू करें। अगर आपने एलोपैथी लेके 2 साल में जुड़ना है, आपके सारे जॉइंट जुड़ जाएंगे, तो आप होम्योपैथी लेके एटलीस्ट 20 साल तक नहीं जुड़ पाएंगे। इतना ज्यादा इसका बेस्ट इफेक्ट है। सो इस केस में गुस्सा बहुत ज्यादा था, तोड़फोड़ थी, लेकिन आर्टिस्टिक एप्टीट्यूड था, रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, फास्टिडियसनेस थी। इस वजह से इसको कार्सिनोसिन मिली। अभी हम एक और केस करेंगे। इसकी मम्मी ने भी ये बोला था कि मैं बहुत स्ट्रिक्ट हूं, तो डोमिनेशन की हिस्ट्री भी इसमें आती है। इसके बाद इसके मम्मी ने बोला कि कहना नहीं मानता, वो भी कई बार कार्सिनोसिन में देखने को मिलता है। हर मेडिसिन की डिफरेंट स्टेट्स, ऑपोजिट डिफरेंट स्टेट्स हमें बहुत बार देखने को मिलती है, और डॉक्टर्स अक्सर ये क्वेश्चन पूछते हैं, ये क्या, ये लाइट डिजायर में भी है, लाइट एवर्शन में भी है, ऐसे कैसे हो सकता है? तो हमारी रेपर्टरी में बहुत सारे, सैकड़ों रूब्रिक, सैकड़ों मेडिसिन ऐसी हैं जिनमें वो दोनों ऑपोजिट स्टेट्स में है। एक टाइम पे रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा, एक टाइम पे रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल्कुल कम। सो इस तरह वो डिफरेंट स्टेट्स होती है, डिफरेंट टाइम होता है। किसी टाइम पे पेशेंट हमारे पास आ सकता है बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके, किसी टाइम पे आ सकता है विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो कार्सिनोसिन होता है वो, उसमें बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, अर्ली एज में रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। वो हम अभी कार्सिनोसिन को थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे, तो उसमें गुस्सा भी, जो नीचे डॉक्टर ने लिखा है कि गुस्से के बारे में एक्सप्लेन करें, वो हम अभी करते हैं। पहले मैं 2-3 केस आपको बताऊं ताकि आपको समझ लगे कि कार्सिनोसिन हमने कैसे पकड़नी है। सारी मेडिसिन में 5-5 हजार रूब्रिक होते हैं, हम सारे रूब्रिक यूज नहीं कर सकते, लेकिन उसकी एक प्रॉपर पिक्चर होती है, जिसको अगर हम अंडरस्टैंड करके, तो हम किसी भी बीमारी में, क्योंकि होम्योपैथी में हम बीमारी ठीक नहीं करते, हम तो बीमार इंसान को ठीक करते हैं, तो हमें बीमारी के बारे में इतना देखने की कोशिश नहीं करनी कि ये तो आर्थराइटिस में दी है, ये तो वीट एलर्जी में दी है। हमने ये अंडरस्टैंड करना है कि पेशेंट की साइकी कैसी है। सो अभी मैं एक तीसरा केस बताती हूँ, जिसमें एक 50 इयर्स के एक मेल पेशेंट मेरे पास आए, और उन्होंने मुझे बोला कि उनके एक्जिला में, आर्मपिट में इतनी बड़ी गांठ थी, सिस्ट था उसका। तो मैंने वो मेरे से पहले भी दवाई लेते थे, कभी बताया ही नहीं। तो जब मेरे पास इस बार आए तो 1.5-2 साल के बाद आए, तो मैंने उनसे पूछा कि कब हुआ, कैसे हुआ, सिम्टम्स पूछे उनके बारे में, उनका गुस्सा वगैरह पूछा, वो सब कुछ बताते रहे। एंड सब कुछ पूछने के बाद मैं रेपर्टाइज करने लग गई। इतने में वो बोलते हैं कि डॉक्टर साहब मैं पेंटिंग बहुत अच्छी करता हूँ। मैंने कहा ओके। कहते दिखाऊं? मैंने कहा जी दिखाओ। उन्होंने अपना मोबाइल खोला और मुझे एक पेंटिंग दिखाई
मैंने कहा वाह ये तो बहुत अच्छी है, कब करनी शुरू की? कहते डॉक्टर साहब ये तो मैं बचपन से करता हूँ, मैं और दिखाऊं? उन्होंने मुझे और पेंटिंग्स दिखाई, एक के बाद दूसरी, तीसरी, चौथी। ओ माय गॉड, मैं तो हैरान ही रह गई कि इतनी सुंदर पेंटिंग्स। मैंने जो अपना सारा केस लिया हुआ था, अभी रेपर्टाइज करने लगी थी, मैंने सारा बंद किया। मैंने उनको कार्सिनोसिन 200 की एक डोज दी, क्योंकि आर्टिस्टिक एप्टीट्यूड इतना भारू था, जो कि छोटी उम्र से था, कि उसके सामने बाकी सब कुछ फीका पड़ जाता। बहुत फास्टिडियस थे, 2-3 चीजें और पूछी, तो मैंने उनको कार्सिनोसिन 201 डोज दी। उसके बाद वो 15 दिन के बाद आए, जो उनका इतना बड़ा लंप था, इतना बड़ा एक्जिला में सिस्ट था, वो सिर्फ 5% रह गया, 95% रिड्यूस हो गया ओनली इन 15 डेज। ये होम्योपैथी का कमाल है। और देखो पता नहीं कितने सालों से, 15-20 साल से उनको प्रॉब्लम थी, कभी उन्होंने ध्यान भी नहीं दिया। एलोपैथी में कभी 2-4 बार दवाई ली, बस फिर छोड़ दी, क्योंकि ठीक तो हुआ ही नहीं। होम्योपैथी की एक डोज ने, बेस्ट सिलेक्टेड मेडिसिन ने, उनको जस्ट 15 दिन में 95% ठीक हुआ। उसके बाद मैंने उनको साइक्लिक कंटिन्यू की, और नेक्स्ट 15 दिन के बाद जब वो आते हैं तो वो कहते हैं कि मैं तो बिल्कुल 100% ठीक हो गया, और उसके बाद उन्होंने मेडिसिन नहीं। तो मेडिसिन वाज कार्सिनोसिन। इस तरह हम अगर एक मेडिसिन का कुछ इस तरह का पार्ट, जो उसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, अगर हम वो पकड़ लेते हैं, तो मुझे लगता है कि हम फेल नहीं हो सकते। एक और केस बताती हूँ। एक लड़की है 23 इयर्स की, उसको भी वीट एलर्जी है, इसके फादर को भी वीट एलर्जी, इसके घर में सभी को, इसकी बहन को भी, सभी लोगों को वीट एलर्जी है। इसका HB है सिर्फ 5, और इसका TTG है 40। वो मेरे पास आई तो उसकी भी बहुत साल पहले वीट एलर्जी डिटेक्ट हुई थी, लेकिन पता चला कि डॉक्टर नीलम इसका इलाज करते हैं, तो वो मेरे पास आ गए और मुझे कहते हैं कि मेरा HB हमेशा इतना लो रहता है, और मुझे ब्रेथलेसनेस की प्रॉब्लम होती है, साथ में शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होता है। यहाँ तक मैं तो बहुत बार फेंट भी हो गई हूँ, क्योंकि मेरा HB बहुत लो होता है। हालांकि मैं वीट नहीं खाती, फिर भी HB मेरा पूरा नहीं होता। पेट में अक्सर दर्द रहना, लूज मोशन रहना, जस्ट थोड़ा सा भी बाइट लिया वीट का तो बस। उनके नेचर के बारे में जब मैंने पूछा, तो उन्होंने बोला कि मैं डॉक्टर साहब बहुत ज्यादा पर्टिकुलर हूँ बहुत चीजों के लिए, मैं कभी भी वीट नहीं लेती, 95% तो मैं अवॉइड करती हूँ, बहुत ऑब्स्टिनेट हूँ, जिद्दी हूँ, और थोड़ा डर लगता है अंधेरे से भी, इंजेक्शन से भी। स्टडी में मैं एवरेज थी। गुस्सा मुझे कभी कभी आता है, लेकिन जब आता है तो बहुत डिस्ट्रक्शन वाला गुस्सा होता है, तोड़ फोड़ वाला गुस्सा होता है। तो मैंने पूछा कि आप काम क्या करते हो? कहते कि डॉक्टर साहब मैं तो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट में काम करती हूँ, जहाँ पे आर्किटेक्चर का काम होता है, वहां पे मैं पेंटिंग्स बनाती हूँ। तो मैंने कहा आपने कभी पहले ऐसे पेंटिंग्स बनाई? कहते हाँ बहुत बड़ी बनाई हुई है पेंटिंग्स, ड्राइंग्स, पेंटिंग्स, यही मेरा काम है, और मुझे आई एम अ वेरी क्रिएटिव पर्सन। सो बस मेरे तो वही खनक गया कि दिस इज कार्सिनोसिन। हर केस में कोई ना कोई, उस केस का कोई स्पेशल थीम होता है, कोई उसका जिस्ट होता है, कोई उसका सेंट्रल थीम होता है, जिसके बेसिस के ऊपर हम अपनी मेडिसिन की सिलेक्शन करते हैं। मैंने इन सभी केसेस को और आगे बहुत डिटेल में किया हुआ है।
उसके बाद इनको कार्सिनोसिन दी, उसके बाद सेक्लेक दी। इनकी दवाई काफी देर चलती। जितने भी ग्लूटेन एलर्जी वाले या बहुत ज्यादा सीरियस काइंड ऑफ आर्थराइटिस वाले पेशेंट्स हैं, उनकी दवाई 2-2 साल 2.5 साल तक पहले ही पेशेंट को प्रिपेयर कर दो कि इसकी दवाई आपकी लंबी चलेगी। लेकिन फर्स्ट डोज के बाद ही उनको बेटर महसूस होने लग गया। फिर उन्होंने हर 6 महीने के बाद 4 महीने के बाद वो टेस्ट करवाते रहे। उनका फॉलोअप 3-4 साल तक वो दवाई लेते रहे। उनका टीटीजी फिर 2.8 हो गया, 0.9, 0.8, 0.7, 0.6 और HB 11.9। हम इस केस की वीट एलर्जी की डिटेल में नहीं जाएंगे। सिर्फ ये सारे केसेस बताने का मेरा मकसद सिर्फ एक ही है कि हम किसी मेडिसिन को कैसे रिकॉग्नाइज करें। ना तो हमने रूब्रिक्स में उलझना है, हमने सिर्फ मोटी मोटी 2-4 चीजें बात उससे पूछनी है और उसी के अकॉर्डिंगली हमने बेस्ट सिलेक्टेड रूब्रिक्स, एप्रोप्रिएट रूब्रिक सेलेक्ट करने हैं और उसी के बेसिस के ऊपर हमने मेडिसिन देनी है। सो अब तो ये 4 केसेस की बात हुई जिसमें कार्सिनोसिन ने बहुत अच्छे हमें रिजल्ट्स दिए। अब हम बात करेंगे इस मेडिसिन की कि ये मेडिसिन होती किस तरह की है। हर केस में जो चीज हमने कॉमन देखी वो थी रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो था माइल्डनेस, वो था उसकी ओबीडियंस या डिसोबीडियंस, वो था उसका एंगर और इन सबसे ऊपर आर्ट एबिलिटी, आर्टिस्टिक एप्टीट्यूड। आज के लेक्चर के बाद आप कभी भी कार्सिनोसिन का आर्टिस्टिक एप्टीट्यूड नहीं भूलेंगे, कभी भी नहीं भूलेंगे। जो बहुत अच्छी पेंटिंग्स करता है, जो बहुत अच्छी ड्राइंग्स करता है, जो हर चीज में ब्यूटी ढूंढता है, संवारना, फास्टिडियसनेस, बहुत ज्यादा फास्टिडियस, वो कार्सिनोसिन होता है। अब हम थोड़ी सी कार्सिनोसिन की जर्नी की बात करते हैं कि कहां से इसकी शुरुआत होती है। इसमें 2 फैक्टर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन जनरल हम बात कर रहे हैं, ये केसेस में हमने आर्ट एबिलिटी देखी, रिस्पॉन्सिबिलिटी देखी, इंटेलिजेंस देखी, बस। अब ये हम साइड पे रखते हैं। कार्सिनोसिन की जनरल जो उसकी जर्नी है वो किस तरह की है। इसमें 2 चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 एब्यूज, नंबर 2 डोमिनेशन। एब्यूज किस तरह का? फिजिकल एब्यूज, इमोशनल एब्यूज, सेक्सुअल एब्यूज। एक होता है यूज करना, किसी चीज को अच्छे ढंग से इस्तेमाल करना, जो उसके ऑपोजिट है। पेशेंट के साथ बहुत ज्यादा ज्यादतियां हुई, उसका एब्यूज हुआ है, उसके पेरेंट्स ने, उसके और लोगों ने बहुत स्ट्रिक्टनेस निभाई है इसके ऊपर, इसको बहुत ज्यादा मार पड़ी है, थ्रैशिंग्स हुई है, बहुत ज्यादा हरासमेंट हुई है, बहुत ज्यादा मारा गया इसको। जो दूसरा फैक्टर है डोमिनेशन का। किसकी डोमिनेशन? कितनी डोमिनेशन? बहुत ज्यादा प्रोलॉन्ग्ड हिस्ट्री ऑफ डोमिनेशन होती है। जो वो लड़के वाला आर्थराइटिस वाला केस था, उसमें उसकी माँ ने बोला कि मैं बहुत स्ट्रिक्ट हूं। इन बच्चों के पेरेंट्स बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं और इनसे बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस एक्सपेक्ट करते हैं कि तुमने क्लास में फर्स्ट आना है, अगर तुमने ये नहीं जीता, ये टाइटल तुम्हें मिलना चाहिए। इस तरह की डोमिनेशन, इनसे जबरदस्ती काम करवाया जाता है। वेरी हार्श अपब्रिंगिंग, रोज इनकी पिटाई होनी, रोज इनको मारना,
जरूरी नहीं कि दोनों पेरेंट्स ही ऐसे हों, एक जना भी हो सकता है, कोई ग्रैंड पेरेंट भी ऐसा हार्श हो सकता है, कोई मैटरनल जैसे चाचा या कोई और इस तरह के लोग, कोई भी हो सकता है, अदर्स की डोमिनेशन भी है। इतनी ज्यादा डोमिनेशन में जाके ये बच्चे बहुत ज्यादा डर जाते हैं, लंबे टाइम तक इनका डर बना रहता है, पनिशमेंट से डर, डेली रूडनेस का डर, रेप्रीमेंट्स का डर, शेम का डर, रिजेक्शन, रिप्रोचेस, वायलेंस, अनहैप्पीनेस, ये सब कुछ इनके साथ जुड़ा होता है। जब किसी के साथ बहुत ज्यादा डोमिनेशन होती है तो दो तरह की पर्सनैलिटी निकल के सामने आती है। एक वो लोग होते हैं जो बहुत माइल्ड एंड यील्डिंग बन जाते हैं, जो सब कुछ बियर कर जाते हैं, जो सप्रेस कर लेते हैं, बस सब कुछ सुनना है उन्होंने, रिएक्ट नहीं करना। और दूसरे बहुत एग्रेसिव एंड वायलेंट। इस तरह के कार्सिनोसिन में दोनों तरह के पेशेंट्स पाए जाते हैं। हमने बात की थी इसके एंगर की, किस तरह का एंगर होता है इसका, बहुत ज्यादा एंगर, एंगर आफ्टर बीइंग अब्यूज्ड, इनका शोषण हुआ है, इनको अब्यूज किया गया है, स्पेशली चिल्ड्रन। एंगर कॉजलेस, एंगर इन चिल्ड्रन कॉजलेस, एंगर टेंडेंसी टू डिस्ट्रॉय थिंग्स, इतना ज्यादा गुस्सा कि इस इनमें डिस्ट्रॉय करने की, दोनों आगे ना, एक तरफ तो माइल्ड वाला तो बियर कर ही जा रहा है, बहुत ज्यादा माइल्ड बन गया, दूसरा वायलेंट हो गया, और उसमें क्या आया, एंगर विद टेंडेंसी टू डिस्ट्रॉय थिंग्स, स्पेशली इन चिल्ड्रन। इनको बहुत ह्यूमिलेट किया गया, इनमें बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्टिवनेस होती है। लेकिन हमने ये नहीं देखना कि हर केस में डिस्ट्रक्टिवनेस होगी, उसका दूसरा रूप माइल्ड वाला भी है, यील्डिंग वाला भी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला भी है। और किस तरह का गुस्सा है, फायर, सेट थिंग्स ऑन फायर, वांट टू, इतना गुस्सा कि दिल करता है कि चीजों को आग लगा, वांट टू सेट थिंग्स ऑन फायर। हिप्परसेल में भी ऐसा ही गुस्सा है। किकिंग, किक होता है पैर से हम किक करते हैं, अपनी टांग से किक करते हैं, वो लोगों को किक करता है, अपने भाई बहनों को, दूसरे लोगों को किक करता है। किल्ड डिजायर टू बी, दिल करता है कि मार दो, इतना ज्यादा गुस्सा। इरिटेबिलिटी भी ऐसे ही है, छोटी छोटी बात पे इरिटेबिलिटी, कॉजलेस इरिटेबिलिटी, एंड इरिटेबिलिटी फ्रॉम ग्रीफ एंड डिसअपॉइंटमेंट। अब हम बात करते हैं कार्सिनोसिन की फास्टिडियसनेस की। कितना फास्टिडियस है ये, फास्टिडियसनेस इन जनरल, जिसमें 40-50 मेडिसिन है, फास्टिडियस ऑन बीइंग टाइम, उसमें सिर्फ 2 मेडिसिन है, कार्सिनोसिन एंड नेट्राम्योर। मैंने बहुत बार दोनों मेडिसिन यूज किए। फास्टिडियस ऑन बीइंग टाइम का क्या मतलब है कि कोई भी काम करना, उन्होंने स्पेशली टाइम टेबल बनाना, टाइम टेबल बना के काम करना कि मैं सुबह 5 बजे उठूंगा, 6 बजे तक मैंने ये पढ़ना है, 7 बजे तक ये करूंगा, 8 बजे स्कूल जाना है, लाइक दिस। फास्टिडियस ऑन बीइंग टाइम, हर चीज टाइम के अकॉर्डिंगली, दे आर वेरी फसी। फास्टिडियस इन हिज वर्क, अपने काम में फास्टिडियस वो लोग होते हैं जो बहुत फसी होते हैं, जिनको जल्दी जल्दी मनाया नहीं जा सकता, जिनको जल्दी जल्दी इंप्रेस नहीं किया जा सकता, बहुत फसी होते हैं। फास्टिडियस इन हिज वर्क, फास्टिडियस फॉर ऑर्डर, ऑर्डर मीन्स हर चीज बिल्कुल ठीक जगह पे, ठीक तरीके से, ठीक सेट से लगी हो।
एंड रेस्ट कैन नॉट अंटिल थिंग्स आर इन प्रॉपर ऑर्डर। पहले तो इसमें एक दो मेडिसिन हुआ करती थी, लेकिन इसमें कार्सिनोसिन भी ऐड। प्रॉपर टू फास्टिडियस के साथ साथ प्रॉपर टू इन चिल्ड्रन, स्पेशली इन चिल्ड्रन, बिल्कुल जैसा है वैसा है, इतना ज्यादा ये फास्टिडियस है। क्लीनलीनेस मेनिया फॉर, इतना फास्टिडियस है। टाइडी में सिंगुलर मेडिसिन कार्सिनोसिन है। मुझे नहीं पता कि अब और मेडिसिन ऐड हो गई हैं, आई डोंट नो, लेकिन पहले तो टाइडी में सिंगल मेडिसिन कार्सिनोसिन हुआ करती थी। इतना ज्यादा, मैंने बोला ना आर्थराइटिस वाले केस में भी लड़का जब भी आता था पूरा तैयार व्यार होके, फर्स्ट क्लास, बहुत अच्छा देखने को लगता था, इस तरह का था। सो ये हम करते हैं फास्टिडियसनेस ऑफ कार्सिनोसिन। अगर हम इसकी डिजायर्स की बात करें, इसमें बहुत ज्यादा डिजायर्स होती हैं, बहुत इच्छाएं होती हैं, डिजायर्स फुल ऑफ, बहुत ज्यादा। लेकिन ये डोमिनेशन के अंडर काम करता है तो इसकी डिजायर्स पूरी नहीं होती। ही हैज टू सप्रेस हिज डिजायर्स, सप्रेसिंग हिज डिजायर्स, इसको दबानी पड़ती है क्योंकि इसके ऊपर प्रेशर बहुत है, घर वालों का प्रेशर, पेरेंट्स का प्रेशर, बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस है कि तुमने ये करना ही है। अगर हम रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात लें, ये बहुत रिस्पॉन्सिबल होता है, छोटी एज से ही रिस्पॉन्सिबल होता है। जैसे मैंने बताया कि रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, फ्रॉम वेरी यंग एज, इसमें दो मेडिसिन हैं, वन इज कैलकेरिया कार्ब एंड सेकेंड वन इज कार्सिनोसिन। लेकिन अगर हम कार्सिनोसिन की रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑरोमेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी से मिलाते हैं तो दोनों में क्या फर्क आता है? दोनों हाईली रिस्पॉन्सिबल है। ऑरम में अनयूजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी एग्रीवेट होती है, इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी करनी पड़ती है। दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है? ऑरम गोल्ड है, जहां भी चाहे नीचे गिर जाए फिर भी वो शाइन करेगा। लेकिन कार्सिनोसिन, इससे हमेशा जबरदस्ती करवाया जाता है, इससे जबरदस्ती करवाया जाता है। और सब कुछ अपनी मर्जी से करेगा, अपने दिल से करेगा, उसके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन इसके ऊपर, कार्सिनोसिन के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी थोपी जाती है बाय डोमिनेशन, बाय पेरेंटल कंट्रोल, प्रोलॉन्ग्ड हिस्ट्री ऑफ पेरेंटल कंट्रोल। अगर हम इसके कुछ अच्छे रूब्रिक्स की बात करते हैं, बेनेवलेंस, जो परोपकारी लोग होते हैं, दूसरों की मदद करते हैं, केयरफुल ऑफ बिजनेस अबाउट अदर्स फ्यूचर, केयरलेसिंग इंक्लिनेशन टू केयरलेस, दूसरों की केयर करनी, और खुद को भी इसका दिल करता है कि कोई मुझे कंसोल करे, कोई मुझे सिंपैथी दे। लेकिन कुछ केसेस में सिंपैथी एग्रीवेट होती है, कहीं पे सिंपैथी एमिलिएट होती है। अगर इसकी चिंता की बात करते हैं तो चिंता इसको बिजनेस की, फैमिली की, हेल्थ ऑफ वन्स ओन, हेल्थ ऑफ रिलेटिव्स, सबकी चिंता। बहुत सारे ऐसे रूब्रिक्स हैं एंजाइटी वाले जिनमें कार्सिनोसिन देखने को मिलती है। एंजाइटी अबाउट एवरीथिंग, एंजाइटी फ्यूचर, सो बहुत सारे रूब्रिक्स हैं। अब हम इसके एक और बहुत सुंदर पार्ट की बात करते हैं। ही इज अ नेचर लवर, जिसको नेचर से, कुदरत से, कुदरती चीजों से बहुत प्यार होता है। ही लव्स नेचर, नेचर लव्स इन चिल्ड्रन। कार्सिनोसिन में बच्चों वाले बहुत सारे रूब्रिक्स हैं, ढेर सारे रूब्रिक्स हैं। चीयरफुल थंडर्स एंड लाइटनिंग व्हेन इट इज, जब बाहर बिजली कड़कती है, बादल गरजते हैं, कड़ 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 करके, ये बच्चा इतना खुश होता है, he becomes cheerful.
चीयरफुल थंडर्स एंड लाइटनिंग, बिजली कड़कती है। कुछ डरने वाले रूब्रिक्स भी है जिनमें लोग डरते हैं, लेकिन कार्सिनोसिन में ही बिकम्स वेरी चीयरफुल, इसको बहुत खुशी होती है। सी साइड लव्स, समुद्र के किनारे के पास पास रहना, वहां पे जाना, वहां पे घूमना, इसको बहुत पसंद है। ट्रेवलिंग डिजायर, ट्रेवल करना, कि हम अमेरिका जा रहे हैं, हम शिमला जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, हम एक पर्पस के लिए जा रहे हैं, हमारा पर्पस है घूमना, वहां एक्सप्लोर करना कुछ चीजों को, कार्सिनोसिन वहां भी पड़ी है। ट्रेवलिंग एमिलियोरेट ऑल्सो, ट्रेवलिंग डिजायर एंड एमिलियोरेट, कि उसको ट्रेवलिंग करके बहुत मजा आता है, अच्छा लगता है। वॉन्डरिंग डिजायर, वॉन्डर भी, वॉन्डर होता है जस्ट यहां से वहां तक गए, घूमते फिरते चले गए, कोई काम नहीं था, जस्ट वैसे ही गए, वो भी इसको पसंद है। वेदर, थंडरस्टॉर्म लव्स, अगर वेदर की बात करें, वेदर में थंडरस्टॉर्म, दिस पेशेंट कार्सिनोसिन लव्स थंडरस्टॉर्म, ही इज एमिलियोरेटेड बाय थंडरस्टॉर्म, उससे उसकी प्रॉब्लम्स कम होती है, एमिलियोरेट होती है, उसको बेटर फील होता है। He loves watching stormy weather, उसको ये बाहर जो स्टॉर्म है, तूफान मच रहा है, थंडरिंग हो रही है, लाइटनिंग हो रही है, उसको बड़ा मजा आ रहा है ये सब कुछ देख के, क्योंकि वो कुदरत को प्यार करता है, उसको नेचर लव में वो पड़ा है। सी साइड, घूमना फिरना, प्लांट्स, ये सब कुछ उसको बहुत अच्छे लगते हैं। और डिल्यूजन्स में तो बहुत सारे तरह तरह के डिल्यूजन्स हैं, जो कि हम ज्यादा डिल्यूजन्स की बात नहीं कर सकते, भरे पड़े हैं डिल्यूजन, एलोन डिल्यूजन बहुत सारे हैं। परस्यूड ही इज, नेग्लेक्टेड बीइंग, मिसअंडरस्टूड, डिमिनिश्ड, कैंसर वगैरह वगैरह, ही इज फ्रेंडलेस। सो ये सारे बहुत सारे डिल्यूजन्स है। मैं कभी भी डिल्यूजन्स को इतनी ज्यादा वो, हालांकि हर केस का जो बेसिक थीम होता है वो एलिमेंट फॉर्म में होता है या डिल्यूजन्स में होता है। हर मेडिसिन का जो रीजन होता है वो या तो डिल्यूजन्स में होगा या एलिमेंट फॉर्म के चैप्टर में होगा। तो इसमें बहुत ज्यादा डिल्यूजन्स हैं जो हम अभी नहीं कर सकते। अदरवाइज जो मेन हमने वेरी टैलेंटेड, टैलेंटेड में पहले तो सिंगुलर ही होती थी, आज का मुझे पता नहीं है कि कुछ और मेडिसिन ऐड हो गई हो। टैलेंटेड, वेरी टैलेंटेड कौन लोग होते हैं? जो हर चीज में माहिर होते हैं, वेरी टैलेंटेड, बहुत ज्यादा माहिर। इंडस्ट्रियस, फिनिश हिज वर्क डिजायर, कभी भी ये बच्चा कभी भी काम बीच में नहीं छोड़ता है, क्योंकि ये फास्टिडियस है, फास्टिडियस फॉर ऑर्डर है। यहाँ पे इंडस्ट्रियस आ गए। इंडस्ट्रियस लोग वो होते हैं जो सारा दिन काम करना चाहते हैं, एंड एक्टिविटी डिजायर भी है इसमें। उसके साथ साथ इसमें जो एक डिल्यूजन बहुत इंपॉर्टेंट, निग्लेक्ट वाला, एंड एप्रिशिएटेड ही इज नॉट। डिल्यूजन एप्रिशिएटेड ही इज नॉट, उसको लगता है कि मुझे कोई एप्रिशिएट नहीं करता। डिल्यूजन एप्रिशिएटेड शी इज नॉट। लॉन्गिंग फॉर गुड ओपिनियन ऑफ अदर्स, दूसरों का गुड ओपिनियन, कि मुझे लोग मेरे बारे में मेरी तारीफ करें। लॉन्गिंग फॉर गुड ओपिनियन ऑफ अदर्स। वीपिंग में बहुत सारे रूब्रिक्स पड़े हैं। वीपिंग, एडमोनिशन फ्रॉम, कॉजलेस, डिजायर टू वीप ऑल द टाइम। सो ये आप लोग पढ़ सकते हैं। अगर हम इसकी एक और सेंसिटिविटी की बात करें, ये किस चीज के लिए बहुत सेंसिटिव होता है? ही इज वेरी सेंसिटिव टू क्रूएलिटीज। जैसे कैलकेरिया कार्ब में मैंने
कैलकेरिया कार्प वाली वीडियो में बताया था कि ये लोग बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, उसी तरह ये भी, इसमें क्रुएलिटी कैन नॉट बियर, सीइंग और हियरिंग क्रुएलिटी कैन नॉट, ना सुन सकते हैं, ना देख सकते हैं, ना बर्दाश्त कर सकते हैं, ना सिनेमा में, ना टेलीविजन पे, ना मर्डर देख सकते हैं, ना सर्जरी देख सकते हैं, सब में सिंगुलर सिंगुलर पड़ी है कार्सिनोसिन। म्यूजिक के लिए बहुत ज्यादा सेंसिटिव, कोई भी ऐसी चीजें ये देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते। ड्यूटी की भी जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी की बहुत ज्यादा सेंस होती है, उसी तरह ड्यूटी, टू मच सेंस ऑफ ड्यूटी। ये बच्चे अदरवाइज बहुत डिसकंटेंटेड भी होते हैं, कंटेंट भी है, दोनों रूब्रिक्स है, कंटेंट भी है और डिसकंटेंट भी है। डिसकंटेंट विद एवरीथिंग, हर चीज के लिए डिसकंटेंटेड है, नॉट सेटिस्फाइड। डिसकंटेंटेड इज नॉट सेटिस्फाइड, डिसकंटेंटेड विद हिज सराउंडिंग्स। ये स्टेज क्यों आती है? हमने हर बात के लिए एक रीजन ढूंढा कि क्यों आती है ये स्टेज। अगेन वही बात, इसके साथ अब्यूज हुआ है, किसी भी तरह का हो सकता है, घर में हार्श अपब्रिंगिंग है, मार पिटाई की है, खूब ज्यादा इसको डांट मिली है, रोज थप्पड़ पड़ते थे, रोज इसकी पिटाई होती थी, रोज मुर्गा बनना पड़ता था, और अब्यूज हुआ है, किसी भी तरह का अब्यूज, डोमिनेशन हुई है, पेरेंट्स की तरफ से या अदर्स की तरफ से, किसी से भी। प्रोलॉन्ग्ड हिस्ट्री ऑफ, ये प्रोलॉन्ग्ड जो वर्ड है, ये कार्सिनोसिन में सैकड़ों बार आया। कितनी बार आया, कितने ऐसे रूब्रिक्स हैं जिनमें कार्सिनोसिन में प्रोलॉन्ग्ड वर्ड यूज होता है, बहुत बार। बहुत हाईली इमोशनल बंदा है, जिसको अपनी सारी इमोशंस, अपनी डिजायर्स सब कुछ सप्रेस करनी पड़ती है, just because of this domination, because of reproaches and because of reprimands, or he becomes very helpless. इमोशनल के साथ साथ वो हेल्पलेस होता कि मैं करूं क्या, मैं तो बेबस हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता। हेल्पलेसनेस फीलिंग ऑफ इमोशनल लेवल पे एंड मेंटल लेवल। सो आई थिंक बहुत सारे हमने इसके मेन पॉइंट्स कर लिए, चाहे कुछ रह भी गए होंगे, लेकिन फिर भी मुझे लगता है इसके फियर्स बहुत ज्यादा हैं। फियर ऑफ बीइंग हर्ट, फियर लाइफ लॉन्ग, पूरी जिंदगी के डर, क्योंकि डोमिनेशन बहुत है। ये मैंने बहुत केसेस में डोमिनेशन वाला, जो मैंने अभी आपको वीट एलर्जी वाला केस बताया, जिसमें पहले मैंने बेलाडोना दी थी, उसमें देखो फादर कितना डोमिनेटिंग था कि उसने अपनी बच्ची को बोलने ही नहीं दिया, वो बैठी स्माइल पास करी जा रही है बस, और मुझे लग रहा है कि वो बेलाडोना है, लेकिन वो थी कार्सिनोसिन। अपने फादर के प्रेशर के अंडर वो जो बोली जा रहे थे, वो चुप करके बस हाना करी जा रही थी कि ऐसी ही हूं मैं। सो आई थिंक एवरीथिंग इज डन। मैम कार्सिनोसिन का एक और रूब्रिक है, डिल्यूजन मार्टर ऑफ बीइंग, उसको जरा मैं एक्सप्लेन कर दूं। इसमें सिंगल कार्सिनोसिन और अक्सर ये यूज होता है, डिल्यूजन मार्टर ऑफ बीइंग, डिल्यूजन ऑफ बीइंग मर्डर्ड, नहीं मर्डर्ड नहीं सर मैडम, मार्टर ऑफ बीइंग, जो कुर्बानी देता है। स्पेलिंग बोलो। MAYTER, मार्टर, मार्टर, जी जी, मार्टर ऑफ बीइंग, delusion of being a martyr, he thinks himself a martyr। हाँ, मैं मार्टर हूं, शहीद हूं, जो शहीद हो जाता है, क्योंकि इसमें डोमिनेशन इतनी ज्यादा, इसके ऊपर इतना ज्यादा प्रेशर है, तो डिल्यूजन, he thinks himself to be a martyr, एक शहीद है। बिल्कुल, बहुत सारे सिंगुलर रूब्रिक्स हैं, डिल्यूजन्स तो बहुत ही ज्यादा है। ही हैज नो प्रोटेक्शन, नो डिफेंस, कोई मेरी कोई डिफेंस ही नहीं है,
ही डज नथिंग राइट, मैं कुछ सीधा राइट करता ही नहीं हूं। ही इज अंडर सुपर ह्यूमन। डॉक्टर राजन शंकर की बुक में सोल एंड स्पिरिट में उन्होंने बहुत अच्छा इसके बारे में लिखा हुआ है कि ये किस तरह के लोग होते हैं। रॉन्ग सफर्ड, ही इज सराउंडेड बाय हाई वॉल्स, के मेरे इर्द गिर्द सारे ऊंची ऊंची दीवारें हैं। इसमें एक और शायद मेडिसिन है, इसमें भी ये 2 मेडिसिन है। सो इस तरह से बहुत ज्यादा इसके साथ डोमिनेशन हुई है, बहुत अब्यूज हुआ है। सो आई थिंक सारी मेडिसिन हमने काफी पॉइंट्स कवर किए हैं, खास करके वो पॉइंट्स जो मैं प्रैक्टिकली इस्तेमाल करती हूँ। सो एनी क्वेश्चन, अगर किसी के कोई क्वेश्चंस है, कोई मन में बात आ रही है तो आप पूछ सकते हैं। मैम ये जो अभी डिस्कस हुआ, ये एक रूब्रिक मार्टिर्ड ऑफ बीइंग, जो शहीद का जो आप बता रहे हैं, इसको जरा काइंडली एलाबोरेट थोड़ा कीजिए। हाँ, उसको लगता है, पेशेंट को लगता है ऑफ बीइंग अ मार्टर। मार्टर इज शहीद, मेरी शहादत, मुझे शहीद कर दिया गया क्योंकि मेरे ऊपर इतनी डोमिनेशन है, मैं तो कुछ कर सकता ही नहीं, सब कुछ मेरे साथ गलत हुआ, मेरे ऊपर इतना इन्फ्लुएंस, इतना ओवर इन्फ्लुएंस, पेरेंटल कंट्रोल, प्रोलॉन्ग्ड हिस्ट्री ऑफ पेरेंटल कंट्रोल, तो शहीद ही हो गया ना। शहीद का मतलब ये नहीं कि सचमुच वो मर गया, उसका मतलब है कि मुझे अपनी सारी इच्छाएं, सब कुछ अपने डिजायर्स, सब कुछ दबाना पड़ा। गुस्सा, वो गुस्सा नहीं शो कर सकता, वो दबाना पड़ा। हर चीज मुझे दबानी पड़ी, हर चीज लोगों के अकॉर्डिंगली करनी पड़ी जिनकी डोमिनेशन है। पेरेंट्स ने बोला तुम डॉक्टर बनोगे, बेचारे का मन था इंजीनियर बनने का, उसको तो शहीद होना पड़ गया ना उसके लिए कि बनना था इंजीनियर, लेकिन माँ बाप ने जबरदस्ती कहा कि नहीं तुमने मेडिकल ही करनी है, तो वो तो शहीद हो गया ना, अपनी उसने इच्छाओं का गला घोट दिया, वो तो मर गया। इस तरह से हम इसको देख सकते हैं। थैंक यू मैम। या मैम मैंने ना एक केस में देखा था कि एक फीमेल थी जी, उसके फादर और मदर की डेथ हो चुकी थी, वो घर में बड़ी थी, तो उसने सारे बहन भाइयों की शादी की, एक बहन रह गई, तो कहती कि अभी जो है ना एक बहन मेरी रहती है, मैं उसकी शादी करूंगी। तो मैंने तो कभी अपनी शादी के बारे में सोचा ही नहीं, और इसमें हमने रेस्पॉन्सिबिलिटी टू अर्ली और जो है डिलीजन मार्टर ऑफ बीइंग, उसने बड़ी कुर्बानी दी ना दूसरों के लिए, तो कार्सिनोसिस में उसको हमने पकड़ा था, बड़ी अच्छी तरीके से क्योर हुआ जी। जो एलिमेंट फ्रॉम, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी की एट एन अर्ली एज है, उसमें सिर्फ 2 मेडिसिन है, कैलकेरिया कार्ब एंड कार्सिनोसिन, और दोनों ही मैंने बहुत बार इस्तेमाल किए हैं। कैलकेरिया कार्ब भी ऐसे ही करते कि छोटी उम्र में उसके फादर की डेथ होगी, सारे भाई बहनों को पढ़ाया, खुद नहीं पढ़ा, ये मैंने कितने लोगों में ये प्रॉब्लम देखी है। और वहां पे या तो कार्सिनोसिन हो सकती है या तो कैलकेरिया कार्ब हो सकती है, क्योंकि दोनों की पर्सनैलिटीज टोटली डिफरेंट है। तो बहुत अच्छा आपने ये मार्टर वाला रूब्रिक यूज किया, या खुद को शहीद कर दिया, अपने भाई बहनों को पढ़ाते पढ़ाते, उनको बड़ा करते करते उनकी शादी की, और खुद की शादी के बारे में तो कभी सोचा ही नहीं। दिस इज वेरी नाइस जी। एनी अदर क्वेश्चन? हेलो मैम। यस मैम, बहुत ही वंडरफुल सेशन था आपका। थैंक यू मैम, मुझे ये पूछना था कि आर्ट एबिलिटी वाला जो रूब्रिक है ना, ये बहुत सारे लोग देखकर पेंटिंग और ड्राइंग बहुत सुंदर बनाते हैं और उनका मन भी बहुत लगता है उसको बनाने में। तो जो लोग देख के बनाते हैं उनमें भी ये रूब्रिक ले सकते हैं, या सिर्फ ये एक इनर इंस्टिंक्ट जिनका है आर्ट एबिलिटी? नहीं, अगर देख के भी बहुत अच्छी बनाई है, अब मुझे कोई बोले कि आप ये पेंटिंग बनाओ, मैं तो उसको देख के डर हो, ये पेंटिंग मैं कहाँ से बनाऊंगी? अगर मेरे अंदर वो इंस्टिंक्ट होगा कि यस आई कैन डू दिस, तब वो बनाएगा, चाहे देख के बनाए, तब भी हम आर्ट एबिलिटी लेंगे। अभी आर्ट एबिलिटी में 11 मेडिसिन है, उनमें से मैंने 3-4 और मेडिसिन भी इस्तेमाल की है,
लेकिन ये जबकि मैं केस पिछले 5-7 साल पुराने केसेस बता रही हूँ, तो सब में तब आर्टेबिलिटी एक ही उसमें होती थी, और साथ में सभी के वो रूब्रिक्स हैं जो इस मेडिसिन में बहुत कॉमनली देखने को मिले। जैसे उसमें गुस्सा आया, किसी में रिस्पॉन्सिबिलिटी आई, किसी में फास्टिडियसनेस आई। तो आर्टेबिलिटी हम कहीं भी, चाहे वो देख के बनाए चाहे कुछ भी करें, हम दोनों में लेंगे जी। एनी अदर क्वेश्चन? मैम गुड इवनिंग। गुड इवनिंग जी। हाँ जी, बहुत वंडरफुल सेशन रहा, बहुत अच्छा सब किया, थैंक यू जी। मैं ये पूछना चाह रही थी कि कार्सिनोसिन का जो फास्टिडियसनेस है वो, और जो आर्टिस्टिक एप्टीट्यूड आपने जो एटीट्यूड कहा है, तो उसमें आर्टिस्ट में हम केवल पेंटिंग्स वगैरह लेंगे या दूसरी अदर उसमें एक्टिविटीज भी ले सकते हैं? आर्ट में कोई भी आर्ट की एक्टिविटीज ले सकते हैं। अभी तो हमारी रेपर्टरीज में क्ले वाले कुछ अलग रूब्रिक डाल दिए, प्लास्टिक के कुछ अलग रूब्रिक्स, ये अभी नई कुछ 2-4 सालों से एडिशंस हुई हैं। जी जी। लेकिन अगर वो स्पेशली प्लास्टिक का है तो उसमें अलग मेडिसिन हैं, मुझे नहीं पता कौन सी है क्योंकि मैंने कभी यूज नहीं किया। लेकिन इन जनरल ब्रॉडर सेंस में देखें तो उसमें आर्ट एबिलिटी हम लेंगे डिफरेंट। फास्टिडियस तो वो होगा ही, जो भी आर्ट एबिलिटी बहुत क्लीनलीनेस से करनी, बहुत तरीके से करनी, बहुत सोच समझ के करनी, तो फास्टिडियसनेस तो उसमें आएगी आएगी। बिल्कुल। या जो लोग फिर बहुत ज्यादा गंदे तरीके से पेंटिंग करते हैं, बाकी ये भी बताते हैं ड्राइंग तो बहुत करता है ये बेटा, लेकिन सारे कलर्स बाहर बिखरे होते हैं, फिर वहां पे हम आर्ट एबिलिटी नहीं दे सकते, ना वो फास्टिडियस है। मैम आपने अपने केस में जो है ना, वो पत्थरों से जो बच्ची जो बनाती थी, वो आपने बड़ा अच्छा केस किया, वो भी एक आर्ट एबिलिटी आपने कंसेप्ट समझाया। हाँ, वो भी आर्ट एबिलिटी है। हाँ जी। कि बाहर से कोई पत्थर मिल जाता है, उसके ऊपर इतने छोटे पत्थर, कहते घर को सजाया हुआ है इसने इन चीजों से। ये लोग प्लांट्स को बहुत प्यार करते हैं, नेचर को। पेंटिंग्स जो बनाएंगे उनमें भी इनके ये नेचर दिखेगी, फ्लावर्स दिखेंगे, ये सब कुछ दिखेगा। एंड प्रॉपर टू होगा, बहुत ज्यादा फास्टिडियस, प्रॉपर टू। मुझे तो लगता है कि आर्सेनिक वाला जो रेस्ट कैन नॉट अंटिल थिंग्स आर इन प्रॉपर ऑर्डर, वो दूसरी तरह का फास्टिडियस है, ये कुछ और तरह का फास्टिडियस है। इसमें कुछ करना है तो वो जो करना है वो बिल्कुल प्रॉपर टू होना चाहिए, 100%। ट्राइंगल के ऊपर पूरी ट्राइंगल सेम टू सेम, इस तरह का होना चाहिए। एक और छोटा सा क्वेश्चन है, ये हम देखते हैं कि इसमें ये कार्सिनोसिन के साथ साथ हम देखते हैं कि डोमिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हमारी एक और मेडिसिन जो स्टेफिसेग्रिया, जो इसके पैरेलली चलती रहती है, तो इसमें ओवरऑल जो है हम डीडी फिर कैसे करते हैं? स्टेफिसेग्रिया का जो थीम है वो उसकी इज्जत है, उसका मान सम्मान, उसके लिए उसकी इज्जत बहुत ज्यादा प्यारी है। उसमें इंडिग्नेशन, मॉर्टिफिकेशन, ये सब कुछ बहुत आएगा। उसमें उसकी जर्नी डिफरेंट है, इसकी जर्नी डिफरेंट है। जहां पे उसकी इज्जत आ गई, किस तरह का है वो भी, उसमें 2 रूब्रिक्स है एंगर की स्टेफिसेग्रिया में। एक है एंगर नेवर, एक है एंगर वायलेंट। नेवर में सिंगुलर मेडिसिन है स्टेफिसेग्रिया कि कभी गुस्सा आता ही नहीं है। दूसरा एंगर वायलेंट, बहुत ज्यादा। स्टेफी का गुस्सा कैसा होता है, उसको इज्जत कितनी प्यारी होती है। सिर्फ एक रूब्रिक है जो उसकी सारी कहानी को बयान करता है स्टेफिसेग्रिया की। उसको बाहर रास्ते में उसकी कहीं लड़ाई हुई, किसी ने उसको बुरा भला कह दिया, वो उसको जवाब नहीं दे पाया अपनी डिग्निटी की वजह से। घर आया, बहुत गुस्सा चढ़ा हुआ है, अपने गुस्से को सप्रेस किया, दबाया, घर आया, कांपता हुआ, आते ही उसको बुखार चढ़ गया। दिस इज स्टेफिसेग्रिया।
कि उसके लिए उसकी इज्जत इतनी ज्यादा प्यारी है कि बाकी कार्सिनोसिन वगैरह तो सब पीछे रह जाते हैं। जहां पे भी स्टेफी की बात होगी सबसे पहले वो उसकी हम, क्योंकि हर मेडिसिन की अपनी जर्नी है, तो उसके लिए उसकी डिग्निटी, उसका मान, उसका सम्मान बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बार मैं एक स्टेफी का एक केस अक्सर बताती हूँ, मैं अभी फिर बताना चाहूंगी, यहाँ हम रीड कर सकते हैं। एक बार एक बहुत बड़े ऑफिसर आए हमारे घर में, तो उन्होंने बोला कि मैंने तो डॉक्टर साहब से टाइम लिया था, बड़े साल पुरानी बात है, तब मोबाइल फोन नहीं हुआ करते थे, लैंडलाइन फोन था, तो मैंने तो डॉक्टर साहब से टाइम लिया था, तो मैंने उनको दिखाना था। मैंने कहा जी आप मुझे दिखा दो। कहते नहीं नहीं मैंने उनसे टाइम लिया, मैं उनको दिखाऊंगा। हालांकि मुझे भी वो जानते थे। कहते नहीं। मैंने कहा वो डॉक्टर साहब तो चले गए, वो अब तो पता नहीं कब तक आए। कहते नहीं जी ढूंढो उनको, कहाँ गए। वो थोड़े जानते थे, मैंने जिनके साथ गए उनको फोन किया, फोन करके बुलाया। जब मैं उनके पास बैठी हुई थी तो उन्होंने अपनी पॉकेट में से एक छोटी सी पुड़िया निकाली। उनके साथ उनकी वाइफ भी आई हुई थी और वो 50 साल के थे, तब की बात है। पुड़िया निकाल के मुझे कहते ये देखो इसमें ये क्या है। मैं क्या, ये तो जुई है। उन्होंने फिर से पुड़िया बंद करके अपनी पॉकेट में डाली। मैंने कहा क्या हुआ। नहीं डॉक्टर साहब कुछ नहीं। 5 मिनट बैठे रहे क्योंकि अब डॉक्टर साहब को आने में तो टाइम लगना था, आधा घंटा। कहते ये क्या है अपनी बाजू पे। मैंने देखा, मैंने कहा हुई ये तो जुई है। डॉक्टर साहब शर्म से मरने वाली बात है, मैं रोज नहाता हूँ, रोज इतनी सफाई रखता हूँ, मेरे जुएं पड़ गई। हद हो गई। मैं अपनी वाइफ को बोलता हूँ कि ये देख क्या हुआ क्या हुआ, मुझे कह रही है कि ये मौके हो गए, आपके होम्योपैथी दवाई ले लो। फिर उसको बोलने लग गए। इतने में डॉक्टर साहब आए, डॉक्टर साहब को भी वैसी पहले पुड़िया दिखाई, फिर वो बोले, कहते मैं तो शर्म से ना मरा जा रहा हूँ डॉक्टर साहब, इतनी बेइज्जती। ये है स्टेफी सेग्रिया की डिग्निटी। वंडरफुल वंडरफुल मैम। ठीक है, एक और बताती है, छोटा सा केस है स्टेफी सेग्रिया का। एक लेडी मेरे पास एक छोटे से, मतलब दादी अपने पोते को लेके आई, छोटा सा बच्चा 5 साल का, उसका नाक बह रहा था। तो उसकी दादी कहती डॉक्टर साहब इसने तो स्कूल जाना बंद कर दिया। मैं क्या हुआ। कहते ये अब स्कूल, कहता मैंने नहीं स्कूल जाना, रोता है, जाता ही नहीं। मैंने कहा हुआ क्या। कहते जी इसका नाक बहता है और बच्चे इसको छेड़ते हैं, इतनी बेइज्जती महसूस करता है, इसने स्कूल जाना ही छोड़ दिया। ये है स्टेफी सेग्रिया की डिग्निटी। ये वो बातें हैं ना मैम जो हम वैसे जो है वो केसेस में नहीं सीख सकते। ये इस तरह के ये जो वेबिनार्स होते हैं जो आप, जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मैंने उस छोटे से बच्चे को स्टेफी सेग्रिया 30 की डोज दी और अगले हफ्ते से वो स्कूल जाना सब शुरू हो गया। सो कार्सिनोसिन अलग है, कैलकेरिया कार्ब अलग है, स्टेफी सेग्रिया अलग है, सबकी अपनी अपनी जर्नी है। एक केस में ना हम रेफराइजेशन के बाद जो है ना स्टेफी सेग्रिया पे पहुंचे, तो मैंने आखिर में कंफर्मेशन के लिए एक क्वेश्चन किया उस फीमेल से ना। मैंने पूछा आपके हस्बैंड के साथ कैसी बनती है, तो वो धाड़े मार मार के रोना शुरू कर दी उसने। तो मैंने क्या मसला क्या, क्यों रोई क्यों है आप। कहती है उसने एक डाइवोर्स तो दे रखी है पहले से मुझे, तो बस मेरे सर के ऊपर तलवार लटक रही है कि किसी वक्त भी वो मुझे छोड़ सकता है। तो एक रूब्रिक हमारे पास क्लियर सेपरेशन ऑफ हस्बैंड फ्रॉम, तो उसमें सिंगल हमारे पास जो है ना स्टेफी है। तो वो एक ही डोज 30 की एक डोज से हमारा केस क्लियर हुआ था। हाँ बिल्कुल जी बिल्कुल। इंडिग्नेशन डिस्कम्फर्ट फ्रॉम जनरल, थोड़ा सा बता सर ये रूब्रिक तो बहुत बार, पता नहीं सैकड़ों बार लोग इसको पढ़ चुके हैं। जनरल इसका मतलब है कि इंडिग्नेशन डिस्कम्फर्ट फ्रॉम जनरल। इंडिग्नेशन बेइज्जती महसूस करना किस चीज के लिए, एक जनरल सी चीज। फेस पे एक पिंपल हो गया, पिंपल हो गया, हद से ज्यादा उसको बेइज्जती महसूस हो रही है, घर से बाहर नहीं निकल रहा,
सो जनरल डिस्कम्फर्ट, थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट इसको बहुत ज्यादा इसकी बेइज्जती लगती है, इसमें ओपीएम सिंगुलर मेडिसिन है। सो बहुत छोटी सी बात जो कोई नोटिस भी नहीं करता, आपके पिंपल हो जाए कौन नोट करता है, लेकिन ये नोट करता है। इसके लिए हर चीज एक्स्ट्रावेजेंस हो जाती है, उसकी बेइज्जती भी एक्स्ट्रावेजेंस होगी, बहुत ज्यादा बढ़ गई, उसको लगता है कि ये क्या हो गया, ये पिंपल हो गया मेरे, शादी पे नहीं जाएगा, कॉलेज नहीं जाएगा, बाहर नहीं निकलेगा। जस्ट जनरल डिस्कम्फर्ट, हल्का सा थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट हुआ, कंफर्ट से बाहर निकले, बस ये है। हमने हर रूब्रिक को बड़े आसानी से, बड़े प्यार से, बड़े सिंपल वे में समझना है। कोई ज्यादा लंबे चौड़े मीनिंग्स इस तरह से ढूंढने की जरूरत नहीं है कि हम बहुत बड़े बड़े शब्दों का इस्तेमाल करें। बी सिंपल, बी वेरी सिंपल। हम लोग हमेशा ही बहुत सिंपल वे में समझाते हैं, सिंपल वे में खुद भी समझते हैं। सो दिस इज इंडिग्नेशन, जनरल डिस्कम्फर्ट फ्रॉम, आई थिंक दिस शुड बी क्लियर नाउ। थैंक यू सर। मैम आज का जो सेशन था बहुत ही अच्छा, आज तो कार्सिनोसिन का पूरा पोस्टमार्टम कर दिया आपने। किसी को भी कार्सिनोसिन भूलनी नहीं चाहिए। हाँ जी बिल्कुल। अब इसके बाद भी अगर कोई कार्सिनोसिन को ना पकड़ सका तो ये मैं उसकी बैंड होगी कि क्लिनिक में कार्सिनोसिन। तो थैंक यू मैम, नाइस सेशन था। तो आज मैं एक स्पेशल थैंक यू स्पीक करना चाहूंगा। हमारे साथ डॉक्टर संजय सर हैं, वो आज टेक्निकल मामूलियत की वजह से लगातार हमारा प्रोग्राम जो है ना कंटिन्यूटी में रहा, बीच में कोई डिस्टर्बेंस नहीं आई। तो संजय सर, थैंक यू फॉर योर कोऑपरेशन। तो सच अ नाइस सेशन मैम, थैंक यू। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट सेशन के लिए हम आपका वेट करेंगे। थैंक यू। जरूर, या डेफिनेटली।